नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अभी हम उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके में कि 22वें विधि या कानूनी आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में वो ऋतुराज अवस्थी है। एक क्वेश्चन कल भी पूछा गया था कि भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे श्री एम सी चितलवाड़। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से भी आप याद रखिएगा कि प्रथम कौन थे, तो एम सी चितलवाड़। वर्तमान में 22वें कौन है, तो है ऋतुराज अवस्थी जी। अगला क्वेश्चन था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुकुमार सेन थे। और बात करें मुख्य चुनाव आयोग की स्थापना की, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि नगरीय इसका चुनाव आयोग का काम क्या होता है कि नगरीय निकाय चुनाव आयोग का प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तो राज्यसभा का वो 6 साल का होता है और लोकसभा विधानसभा का होता है वो 5 साल का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न था कि लद्दाख से पूछा गया था, लद्दाख में है वो नई फसल आने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो लद्दाख में नई फसल के समय लोसर त्योहार मनाया जाता है। बात की लोसर की, तो लोसर महोत्सव है वो लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाते हैं, जो तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है, और ये नई फसल के आने पर त्यौहार मनाते हैं। बात करें लद्दाख के अन्य त्यौहार के बारे में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लद्दाख के त्यौहार पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है एसएससी का ये। तो बात करें तो हेमिस महोत्सव, लोसर महोत्सव, सिंधु दर्शन, फ्यांग शेडूप महोत्सव, दोस मोचे महोत्सव, साकादावा महोत्सव, टकटोक महोत्सव, माथो नागराग महोत्सव, लद्दाख महोत्सव और भी बहुत कुछ है। एक लद्दाख का रऊफ नृत्य है जम्मू कश्मीर का, वो बहुत फेमस है, तो वो भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन दो राज्यों की है। तो आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। तो जनसंख्या के मामले में वो महाराष्ट्र, उससे पहले उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या घनत्व का पूछे तो बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में, घनत्व है वो बिहार में। बात करें इनके बारे में और, तो भारत की लगभग 16.51% आबादी है वो अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके बाद भारत के 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य है वो महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रथम अधिवेशन की है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, उन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की। बात करें तो दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है वो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक, जो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकाय पर केंद्रित था। बात करें तो 1885 में वो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की थी, और राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप सिनेमा देखने जाओ और वहां आपकी नौकर मिल जाए, तो आप उसे वहां से जाने के लिए बोलो, तो आप कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हो। तो आप अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहे हो। अनुच्छेद 15 में मिलता है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार अपने किसी नागरिक के साथ
केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनसे भी किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राज्य का एक धर्म ज़्यादा और दूसरे धर्म के लोगों को कम महत्व देना नहीं दे सकते, दोनों को एक साथ समान देना होगा। क्योंकि ये ऐसा है कि किसी को कम ज़्यादा नहीं मान सकते, समानता रखनी है सबकी। अगला क्वेश्चन है कि सभा और उर किस राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है इनका संबंध। उन्हें चोल साम्राज्य की सभा होती थी, उन्हें सभा और उर भी कहते थे। बात करें चोल साम्राज्य, वो 800 से 1200 ईस्वी तक दक्षिणी भारत के मौजूद एक प्रमुख राज्य था। यह विशेष रूप से चोल वंश द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह विशेष रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित था और चोल वंश द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह साम्राज्य व्यापक व्यापार नेटवर्क, कला, साहित्य और संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य वो वर्तमान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बहुत हिस्सों में फैला हुआ था। और बात करें तो यह विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक है। चोलों का मुख्य केंद्र है वो कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र में एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित की थी, की शुरुआत की? किसने की शुरुआत की भारतीय कला अकादमी की? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इसकी शुरुआत की थी। बात करें इनके बारे में तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों के लिए एक प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान इस कला मंदिर की स्थापना है वो 1936 में रुक्मणी देवी अरुणडेल द्वारा युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने के और प्रोत्साहन करने और तमिलनाडु शास्त्रीय संगीत रूप में भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने के लिए की थी इन्होंने। इनके बारे में अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार थॉमस कप कब जीता था? तो भारत ने थॉमस कप पहली बार वो 1982 में यानी 1982 में थॉमस कप पहली बार जीता था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो हरित क्रांति है उसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि होती है, कीटनाशक का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। कल इसलिए पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक कौन है। बात करें हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के बारे में तो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के गहन उपयोग से मिट्टी और जल प्रदूषित हो रहे हैं और मिट्टी की उत्पादकता में कमी आ रही है। वर्षा छाया क्षेत्र में धान और गेहूं की खेती में सिंचाई के गहन उपयोग से भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। नतीजन यह भूजल स्तर को कम करता है और मरुस्थलीकरण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की एक महान व्यक्तित्व है MS सुब्बलक्ष्मी है वो निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? तो ये एक महान कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इनके बारे में बात करें तो वह भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। उसके बाद 2000 में पद्मश्री मिला था। अगला क्वेश्चन है कि उन्हें उनके बारे में और बात करें तो इन्हें 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकादमी, 1970 में रेमन मैग्सेसे सम्मान, 1975 में पद्म विभूषण, 1988 में कैलाश सम्मान, 1998 में भारत रत्न से समेत कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है इन्हें। बात करें अगले क्वेश्चन की तो माउंट स्टूअर्ट एलिफेंट्स कहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो ये थी वो मुंबई के लेफ्टिनेंट बने थे। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म काल है वो 9 अक्टूबर 1789 से 20 नवंबर 1859 तक रहा था इनका जीवन काल। स्कॉटलैंड का एक राजनीतिक और इतिहासकार था। तो ब्रितानी शासक में सरकार में ही रहा था यह। बाद में यह मुंबई का गवर्नर बना जहां उसने कई शैक्षणिक संस्थान आरंभ किए। प्रशासन के साथ ही उसने भारत तथा अफगानिस्तान के बारे में कई पुस्तकें लिखी थी। एक क्वेश्चन था कि कंठमाला है उससे संबंधित क्या बीमारी है? कंठमाला वो किससे संबंधित बीमारी है? तो लाल ग्रंथि से संबंधित बीमारी है वो कंठमाला है। अल्जाइमर है वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं। डिप्थीरिया है वो नाक से संबंधित बीमारी है। एक और था ऐसा कुछ तो मिलान करना था कि इससे बीमारी कुछ कौन संबंधित है, इससे कौन संबंधित है। ये आपकी मौलिक अधिकार है जो फंडामेंटल राइट
वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका ये है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से संविधान में लिए गए हैं। वर्तमान में है जो 6 मौलिक अधिकार हैं: समता का समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक संपत्ति का अधिकार था संविधान के अनुच्छेद 31 में, उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासनकाल में किस राजा के समय संगीत सबसे ज़्यादा विकसित हुआ? तो संगीत विकसित वो अकबर के काल में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। अकबर का काल था वो 1556 में राजा बने और 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, इनके बारे में जाने तो मुगल काल में, जो अकबर के काल में, वो तानसेन है, वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। और मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर के काल में ग्वालियर संगीत कला का सबसे बड़ा केंद्र समझा जाता था। सबसे बड़ा संगीत केंद्र वो ग्वालियर में था और सबसे महान संगीतकार है वो तानसेन थे मुगल काल में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गिद्धा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा और भांगड़ा संबंध है वो पंजाब से इनका संबंध है। और बात करें इनके बारे में तो पंजाब के लोक नृत्यों को पुरुष या महिला लोक नृत्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे भांगड़ा, झूमर, लुट्टी, जूली, डंकरा और धूमर ये पुरुष लोक नृत्य हैं। वहीं पर सम्मी, गिद्धा, जागो, किल्ली, किकली और महिला ये लोक नृत्य हैं। तो पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा वो पंजाब के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सवाल। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत है वो 1924 में हुई थी। बात करें शीतकालीन ओलंपिक की तो 1921 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में होने वाले शीतकालीन खेल सप्ताह को मान्यता दी थी। यह आयोजन एक बड़ी सफलता के रूप में उभरा, जिसमें 10,004 भुगतान करने वाले दर्शक शामिल हुए और इसे पहला ओलंपिक विंटर गेम्स का नाम दिया था। तो विंटर गेम्स था ये, ओलंपिक विंटर गेम्स, ये उस समय शुरुआत हुई थी 1924 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम लोकसभा सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो लोकसभा सत्र है वो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा सत्र वो आयोजित हुआ था। और बात करें इसके बारे में तो पहली लोकसभा का पहला सत्र है वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 और राज्यसभा की सदस्य संख्या वो अधिकतम है वो 250 है। लोकसभा हर 5 साल में बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा है वो 27 दल है। इसके 1/3 सदस्य 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटकी है वो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। इनका बिलोंग, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। बात करें इनके बारे में तो प्रियंका नुटकी एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियन में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल करते हुए 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। तो ये ग्रैंड मास्टर वो कौन से कब बनेगी? तो 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में ये बनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत में। बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है वो यानी नेशनल वाटरवे, वो हल्दिया से इलाहाबाद में है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। और नेशनल वाटरवे एक की लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है और एक 14 नेशनल वाटरवे 14 राज्यों से होकर गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश चार राज्यों से होते हैं, तो 4 है। नेशनल वाटरवे 1 है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरता है। अगला प्रश्न है कि पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इसका संस्करण है वो
साल 2020 जम्मू कश्मीर में हुआ था। और बात करें इसके बारे में तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में 20 खेल शामिल थे, जिनमें 2 स्वदेशी खेल योंग और मलखम्ब को भी प्रोग्राम में जोड़ा गया। 2023 में खेले जाने वाले विंटर गेम्स है वो उत्तर प्रदेश में खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रिकी केज के एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्हें? तो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये ग्रैमी अवार्ड और संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। बात करें रिकी केज के बारे में तो भारतीय संगीतकार रिकी केज ने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है और भारत में ऐसा करने वाले वे इकलौते शख्स हैं जिन्होंने अपनी जीत को भारत को समर्पित किया और एक नोट भी इसमें लिखा। तो दोस्तों इससे पहले SSC MTS का एग्जाम होता, उसमें करंट अफेयर में प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा एकमात्र व्यक्ति भारत का जिसने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो वो थे रिकी केज। ये दोबारा पूछ लिया गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। अगला क्वेश्चन है कि कंबाला बफेलो रेसिंग किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो कर्नाटक से संबंधित है और ये एक भैंसों की रेसिंग है, ये जो प्रत्येक हर वर्ष की जाती है कर्नाटक में। आपने कंतारा मूवी देखी होगी, उसमें देखा था नहीं पहला सीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल शासक के दरबार में फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया था? तो अकबर के काल में सबसे ज़्यादा फारसी पुस्तक का अनुवाद किया गया था। अकबर के दरबार में बहुत से फारसी विद्वान थे जिन्होंने बहुत सी ग्रंथों का किताबों का अनुवाद फारसी में किया था। और बादशाह अकबर ने ब्राह्मण देव मिश्रा और नाकिब खान के द्वारा रामायण का अनुवाद भी करवाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुणे पैक्ट पर गांधी जी के साथ किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करें उसके बारे में तो पुणे पैक्ट अथवा पुणे समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो पुणे समझौता है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन झील का मरम्मत किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। और उसके बाद मरम्मत की बात करें तो अशोक के राज्यपाल तुषाप्स के बाद में उसमें से नहर निकाली। रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का मरम्मत करवाया। तो कुल मिलाकर 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका मरम्मत करवाया था। ऑप्शन में जोर भी था, आप उसके हिसाब से ऑप्शन में उत्तर कर सकते थे। ये तो इन्होंने करवाया था, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि इनमें से कौन ऐसा था जिन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत नहीं करवाया था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन यही था मरम्मत से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल मैच होता है उसमें कितनी अवधि होती है? तो 90 मिनट की अवधि होती है और 45 मैच के 2 वो होते हैं, एक हाफ बीच में हाफ होता है। तो बात करें इसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल की अवधि है वो 90 मिनट होती है, जिन्हें 45 मिनट के 2 मध्यांतर में विभाजित कर खेला जाता है। खेल में दोनों टीमें अपने विपक्षी के खिलाफ अधिक से अधिक गोल करने का प्रयत्न करती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी के मानसून कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी के मानसून है वो गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तरी पश्चिम भाग में मिलते हैं। दूसरे शब्दों में समझो तो पंजाब और इसके सीमावर्ती हिमालय के साथ विलय होती है और वहाँ जाके ये मिलते हैं। तो पंजाब और उसके समीपवर्ती हिमालय जो है वहाँ पे ये विलय हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में सिब्रोग्रियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 106 होता है। उसका प्रतीक होता है वो Sg होता है। बात करें सिब्रोग्रियम की तो एक संक्रमण धातु के रूप में वर्गीकृत है सिब्रोग्रियम। कमरे के तापमान पर एक ठोस है, तो इसका ये कमरे के तापमान पर ठोस है। अगला प्रश्न था कि कृषि आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। बात करें इसके बारे में तो कृषि है वो आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आती है।
प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का उत्पादन शामिल है। इस क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों को खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन करना और एकत्र करना शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कुछ कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? तो इसकी शुरुआत है वो इंग्लैंड ने, यानी अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कर बढ़ेगा तो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बेसिक बात है कि मांग बढ़ेगी तो मांग टैक्स बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी बाजार के अंदर, क्योंकि ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो ग्राहक खरीद नहीं पाएगा उस चीज़ को, तो इसलिए मांग कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि 2011 की पैरा बैडमिंटन विजेता कौन है? ये ऐसा था या तो ऐसा था कि ऐसा क्वेश्चन था हो 2011 से, कंफर्म नहीं है पूरा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उसकी उपाधि भी दी थी कि ये उपाधि दी जाती है, कौन है व्यक्ति वो? क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन तो यही था कि मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित से संबंधित था, लेकिन आगे पूरा दिया नहीं, उपाधि भी दी थी। वैसे एक महान व्यक्ति है, उन्होंने की थी, लेकिन इसमें उत्तर ऑप्शन में महिला का था, तो वो क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित एक प्रश्न था, तो उसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, यानी PMJZVY वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य है वो बैंकिंग या बचत खाता, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। एक क्वेश्चन था केंद्र सरकार की योजना थी गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस बात की घोषणा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय है वो कोरोना वायरस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के करीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया था। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था, तो ये इस योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन था इंग्लिश में कि सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, या छोटा होता है ध्यान से रखते हैं, तो इसका सूक्ष्म का सिनोनिम होगा केयरफुल और प्यूनिटिलियस, ये इसका सिनोनिम होगा। और एंटोनिम की बात करें तो अबो का एंटोनिम पूछा था, विलोम शब्द होता था अबो का ऊपर तो बिलो का नीचे। ये क्वेश्चन था कि वैन नहीं ऐसे, ये वो है वन है हु बिलीव इन फेथ, तो वो होता है फेडरलिस्ट। जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन था कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है वो इंद्रावती, बोकारो, बराकर और कोनार है। ऑप्शन में इंद्रावती था। बात करें तो ये नदियां हैं वो गिरिडीह है, हजारीबाग और बोकारो जिले से में है। दामोदर नदी है वो धनबाद के जिस स्थान में प्रवेश करती है वहाँ पर ऐसे जमुनिया नदी आकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन था कि तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो तलवारबाजी में भवानी देवी हैं, वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्रथम महिला हैं। इन्होंने ओलंपिक 2000 पिछले ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था 2020 वाले में। अगला क्वेश्चन है कि 2015 में भारत का राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इसका आयोजन है वो केरल में हुआ था, और ये 35वां संस्करण था इसका। अगला इसके बाद 36वें संस्करण की बात करें तो 36वां संस्करण है वो गोवा में इसकी मेज़बानी हुई थी 2016 में, और 2015 वाले की केरल में हुई थी जो 35वां था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और नवंबर 1931 में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, B.R. अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी इतने खास क्यों थे ये पूछा है, तो
महात्मा गांधी है वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन है वो गुजरात में हुआ था और इसका उद्घाटन है वो जगदीप धनखड़ के ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। समापन की अध्यक्षता है वो जगदीप धनखड़ ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? तो राहुल देव बर्मन जी हैं, उनको पंचम दा के नाम से जानते हैं। बात करें राहुल देव बर्मन के बारे में तो हिंदी फिल्मों के ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हें पंचम या पंचम दा नाम से भी जाना जाता है। मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन व उनकी पत्नी मीरा की ये एक विरोधी संतान थे। अपनी अद्वितीय सांगीतिक प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक माना जाता है। तो इनके पिता का नाम हो सचिन देव बर्मन और माता का नाम हो मीरा, सॉरी पत्नी का नाम मीरा। अगला क्वेश्चन था कि 1853 में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन तो कॉमन है कि मुंबई से थाने के मध्य ये चली थी नाडल हो के समय में। और 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई देश की पहली ट्रेन तत्काल मुंबई के बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच में चली थी। यह ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर थाने पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं? तो बांग्लादेश में वो 7 नदियां हैं। इसका क्वेश्चन ये क्यों पूछा गया है, खास कारण इसका क्योंकि पाकिस्तान का सबका पूछ सकते हैं। तो बांग्लादेश में विश्व में सबसे अधिक नदियां हैं वो बांग्लादेश में ही है, लगभग 700 के पास नदियां हैं। तो बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो वो थी अपर्णा साथीसन, ये एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि उभरते सितारे फंड को अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर्ड किया था? तो इसने स्पॉन्सर किया था एक्जिम बैंक सिडनी ने। बात करें उभरते सितारे फंड के बारे में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस उभरते सितारे फंड की घोषणा की थी वो दरअसल पिछले साल उनके बजट भाषण के उभरते सितारे कार्यक्रम का ही एक रूप है। इंडिया एक्जिम बैंक और सिडबी दोनों बैंक मिलकर इस फंड को चलाएंगे और 2021 में इसका सेबी में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अगला प्रश्न था कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी? तो वो थी नेथरा कुमानन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो आप कौन सा अनुच्छेद का उपयोग कर सकते हैं अपने बचाव के लिए? तो अनुच्छेद 22 का। बात करें अनुच्छेद 22 के बारे में तो संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है कि गिरफ्तारी के दिन प्रत्येक व्यक्ति की जितना शीघ्र हो सके गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जाएगी तथा उन्हें अपने पसंद के वकील से परामर्श करने के लिए अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा तथा दंड संहिता 1973 में यह बात कही हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मेघालय में वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। बात करें मेघालय की तो मेघालय राज्य में मयूर, तितर और हुलॉक गिब्बन पाए जाते हैं। राज्य का लगभग 70% क्षेत्र है वो वन आच्छादित है। तो 70% क्षेत्र है वो जिसमें वन है। इसमें घने और उपोष्ण कटिबंधीय वन भी शामिल हैं। सदाबहार वन के साथ साथ में मेघालय स्टेट के जंगलों को एशिया के सबसे समृद्ध वनस्पति आवासों में भी माना जाता है। मेघालय के जंगल का एक हिस्सा पवित्र वन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कर्नाटक की कौन सी स्थानीय हवा कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है? तो मंजरी वर्षण हवा है वो इस हवा है वो कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है, या इसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। बात करें मंजरी वर्षण के बारे में तो मंजरी वर्षण कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है। प्री मानसून वर्षा जो आम के पकने में मदद करती है, जो
इसका स्थान है केरल और कर्नाटक में ये हवा चलती है। अगला प्रश्न है कि योजना अवकाश की अवधि को संदर्भित करता है, तो ये है 1966 से 1969 ये योजना अवकाश की अवधि को संदर्भित करता है। बात करें इसके बारे में तो योजना अवकाश से 1966 से 1969 तक हुआ था। योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 का चीन भारतीय युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ये इसका प्रमुख मोटो था। अगला प्रश्न था कि एनी बेसेंट है ने किस संस्था के माध्यम से धर्म ग्रंथों या समाज सुधार की शिक्षा दी थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा इन्होंने धर्म ग्रंथों की वो शिक्षा दी थी और समाज सुधार की शिक्षा दी थी। बात करें एनी बेसेंट के बारे में तो ये एक आयरिश क्षेत्र की महिला है जो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र के दौरान प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वह एक महान महिला थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न था कुछ धारा 375 के तहत प्रश्न कुछ था स्टेटमेंट देखकर कि ये बहुत लंबा अच्छा इसकी थ्योरी थी। उसके बाद में पूछा था कि ये कौन से धारा के अंतर्गत आता है, तो इसका था 375। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र लेखक है वो चाणक्य है, लेकिन ऑप्शन में चाणक्य नहीं, ऑप्शन में कौटिल्य था। बात करें चाणक्य के बारे में तो अर्थशास्त्र राजकौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है को अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन में था कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है कि कला संघ किस नृत्य शैली का भाग है, तो कला संघ है वो भारतीय संगीत की 8 शास्त्रीय संगीत शैली है, तो उनमें से कथकली का है वो कला संघ वो कथकली शैली का ये भाग है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।